सुबह सुबह ईशा फोन पर अपनी माँ से बातें कर रही थी। अरे बेटा, ये विवेक और प्रिया बड़ी जिद कर रहे थे, दीदी के यहाँ जाना है, दीदी के यहाँ जाना है। तो मैंने कहा ठीक है, हो आओ, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। बड़ी बात ही तो है मम्मी, आपने मुझसे एक बार पूछना भी जरूरी नहीं समझा। मैं ससुराल में हूँ, अपने कोई होटल में नहीं हूँ। हद है सच में। यहाँ मेरी ननद अपने बच्चों के साथ आई हुई है, उनके बच्चों का ख्याल रखूं मैं या अपने भाई बहनों का? बताओ आप, एक बार पूछना तो चाहिए था मम्मी। अरे सुबह से 10 बार फोन कर चुकी हूँ मैं तुझे, अपने फोन से भी फोन मिलाया, तेरे पापा के फोन से भी फोन मिलाया, पर तू फोन उठाए तब ना। विवेक और प्रिया ने भी कितनी बार कॉल किया तुझे, पर हम लोगों का फोन उठाने की फुर्सत कहाँ है तुझे। अरे तुझे दिक्कत है तो मैं विवेक को फोन करके मना कर देती हूँ, वो प्रिया को लेता हुआ वापस आ जाएगा। मनीषा ये कहती है कि ईशा के घर की डोरबेल बजने की आवाज आती है। रहने दो, क्या ही मना करोगी, अब आ गए दोनों नमूने, आज तो मेरी बैंड बजेगी। खाली हाथ तो नहीं भेज दिया ना, दोनों को कुछ दिया है कि नहीं? आज तक तेरे घर पर कभी हमारे यहाँ से कोई खाली हाथ आया है क्या? सारे पैसे लगाकर माँ बाप ने शादी कर दी, उसके बाद भी तुझे मायके में ही कमी दिख रही है। ईशा जाकर दरवाजा खोलती है। अरे दीदी कैसी है तुम, कितने दिन हो गए तुमसे मिले हुए, तुम तो यार फोन भी रिसीव नहीं करती। वैसे तुम्हारे तो ठाट है यहाँ, शर्ट और ट्राउजर। हाँ, पर तुम तो कहती हो तुम्हारी सास। चुप हो जाओ, इतनी जोर से बोलने की क्या जरूरत है। मम्मी जी हॉल में ही बैठी है, चमगादड़ों जैसे कान है मम्मी जी के। ये बात उनके कानों में चली गई ना तो तुम दोनों के साथ यहाँ से मेरी भी विदाई हो जाएगी। विवेक दरवाजे से कदम आगे बढ़ाता है कि ईशा कहती है, विवेक चप्पल बाहर खोल कर आओ और सॉक्स भी। सेंट्रलाइज एसी है ना घर पर, तो चारों तरफ स्मेल हो जाती है। और पहले तुम दोनों वॉश बेसिन में हाथ धो लो, वहीं हैंड सैनिटाइजर भी है, अच्छे से हाथ सैनिटाइज कर लेना, उसके बाद ही हॉल में आना। वो क्या है ना, मेरी सास ने रूल बनाकर रखा है, उन्हें जरा गंदगी बर्दाश्त नहीं है। ये कहकर ईशा अपनी सास के पास चली जाती है। देख रही हो प्रिया, खुद तो जमीन से उठाकर खा लेती थी दीदी, और यहाँ कितने ड्रामे कर रही है। इसलिए ना मुझे यहाँ आने का मन ही नहीं करता, तुम्हें ही आना था। अरे रहने दो ना विवेक, दीदी कुछ भी बोले, आंटी बड़ी मस्त है, और जीजू रात में हमें मूवी ले जाएंगे। कौन सा हमें 24 घंटे दीदी के साथ बैठे रहना है, हम अपना एंजॉय कर लेंगे ना। प्रिया और विवेक आकर सोफे पर बैठ जाते हैं। दीदी वो मम्मी ने मिठाई का डब्बा भेजा था। अरे प्रिया तुम भी हद करती हो, सामने मम्मी जी बैठी है, घर की मालकिन, और तुम मुझे मिठाई का डब्बा पकड़ा रही हो। रसोई की चीजें तुम बहू है तो देखती हो बहू, कोई बात नहीं। एक काम कर प्रिया, जाकर भाभी को डब्बा पकड़ा दे। जिठानी के होते हुए मैं मिठाई का डब्बा कैसे लूं, अच्छा थोड़ी ना लगता है। वैसे क्या क्या भेजा है मम्मी ने? 2 बैग लेकर आए हो तो बहुत कुछ होगा। एक काम करो, तुम दोनों कमरे में आ जाओ, मैं वहीं आती हूँ, ठीक है? अरे बहू बैठने देना बच्चों को, अंदर कमरे में क्या करेंगे अकेले। विनीता के बच्चे भी तो है, और वैसे भी प्रिया को छोटे बच्चों से बड़ा लगाव है, उसका भी मन बहल जाएगा और इनका भी। रोहन कह रही है बाहर आ, देखो कौन आया है। विनीता के बच्चे विवेक और प्रिया के साथ खेलने लगते हैं। नाश्ते का वक्त तो हो ही गया है, जीतू गया है शेविंग करवाने, उसे फोन करके सभी के लिए कचौरियां लाने को कह देती हूँ, साथ में सब्जी भी ले आए, सभी आलू की सब्जी और कचौरी खा लेंगे। अरे मम्मी जी क्या जरूरत है, मैं और स्नेहा भाभी तो है, हम बना लेते हैं ना नाश्ता। अरे तेरे भाई बहन भी तो आए हैं इतने दिनों के बाद, उनके साथ ना बैठकर तू किचन में काम करेगी, अच्छा लगता है क्या बेटा? जीतू सभी के लिए नाश्ता लेकर आता है, स्नेहा सभी को नाश्ता परोसना शुरू करती है। अरे भाभी जब मैं खड़ी हूं तो फिर आप क्यों काम कर रही हैं, चलिए बैठिए। अरे मुझे क्या है, करो काम। ईशा सभी की प्लेट में 6-7 कचौड़ियां डालती है और प्रिया के प्लेट में सिर्फ 2। बड़ा अच्छा लग रहा है मम्मी, कितने दिनों बाद सब साथ में ऐसे बैठकर खा रहे हैं, बहुत अच्छा किया प्रिया और विवेक कि तुम दोनों भी आ गए, अब इन बच्चों का भी मन लग जाएगा, वरना ये दोनों बैठकर अकेले बोर ही होते। प्रिया तुम कचौरी नहीं ले रही हो, लो ना बेटा। ले रही हूँ दीदी। अरे नहीं नहीं दीदी, ये ज्यादा खाती नहीं, इसका हो गया, मैं जानती हूँ ना मेरे भाई बहनों को, आप आराम से खाइए। विवेक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और वो प्रिया के कानों में फुसफुसाकर कहता है, देख लो बहन किसी और के लिए कम ना पड़ जाए, इसलिए हमारे प्लेट में 2 कचौरियां डालिए। इन 2 कचौरियों के लिए आना था तुम्हें? ईशा ऐसी ही थी, या कहे शादी के बाद ऐसी ही हो गई थी, उसके लिए उसका ससुराल ही सब कुछ था। रात को पूरा परिवार मूवी देखने जाता है। तुम्हें यहाँ रुकना है तो रुको, मैं यहीं से घर वापस चला जाऊंगा। तुम देख नहीं रही हो कैसे बार बार दीदी हमारा इंसल्ट कर रही है? कितने दिनों बाद हम मिले, हमने देखा दीदी खुश भी नहीं हुई।
हाँ, बहुत गुस्सा भी कर रही थी कि हम सिर्फ मिठाई का डब्बा ही लेकर आए। तू ठीक कह रहा है, मूवी ओवर होते ही हम यहीं से घर चले जाएंगे। मैं जीजू को कह दूंगी, ही विल ड्रॉप अस। झूठा बहाना करते प्रिया और विवेक मूवी के बाद जीतू के साथ अपने घर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में जीतू गाड़ी रोकता है। चलो फाइनली, मुझे लगा कहीं आइसक्रीम पार्लर बंद तो नहीं हो गया। चलो तुम दोनों कुछ खा लो, अंदर हॉल में भी तुम दोनों ने कुछ नहीं खाया। मैं तुम दोनों के लिए आइसक्रीम पैक करवा देता हूँ, और वेफर्स भी जो पसंद हो ले लो। मैंने कहा था ना जीजू हमारे बेस्ट है। प्रिया और विवेक आइसक्रीम पार्लर से चीजें ले रहे थे, तभी ईशा जीतू को वीडियो कॉल कर देती है। तुम आइसक्रीम पार्लर गए हो? ये तो गलत है। देख लो दीदी, आपका भाई आइसक्रीम पार्लर गया है, वो भी हमें बिना बताए। अब खाली हाथ मत आ जाना। सबके लिए यहाँ वेफर्स और आइसक्रीम लाने की जिम्मेदारी आपकी है, ओके? ये कहकर ईशा फोन रख देती है। क्या हो गया जीजू, आपका चेहरा क्यों उधर गया? अरे तुम्हारी बहन समझना ही नहीं चाहती, क्या बोलूं। मम्मी के कजिन के बेटे और बहू को पूरी घूमने का प्लान था। ईशा को पता नहीं कहां से पता चल गया। उनको देखकर इसने भी उनके साथ ही हमारी टिकट्स करवा ली। पूरा ट्रिप हम सब साथ रहे, पर उन दोनों का सारा खर्चा तुम्हारी बहन ने मेरे जेब से भरवाया। ऐसे एक नहीं 50 किस्से हैं। अभी मैं तुम दोनों को आइसक्रीम पार्लर लेकर आया था, जब उसे वीडियो कॉल पर दिख रहा था तो क्या जरूरत है ये बात दीदी के सामने बोलने की। अब सभी के लिए आइसक्रीम लेकर घर जाओ। यही बात है ना, फिर भाभी को खटकती है। उनको लगता है कि मेरे पास बड़े पैसे हैं, इसीलिए तो घर की हर चीज में 60% पैसे मुझसे ही दिलवाए जाते हैं और भैया देते हैं 40%। मुझे तो लगा था मेरी बहन सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा कर रही है, पर उसने तो आपको भी नहीं छोड़ा। अरे क्या बोलूं साले साहब, दूर दूर का कोई रिश्तेदार हो, ये उसके लिए ऐसे बिछ जाती है कि क्या कहने। अपने पति की जेब की हालत इसे दिखती नहीं। अब कल सुबह मुझे दुकान जाना है, पर ये दीदी के बच्चों को लेकर बैठी रहेगी। पूरी रात हमारे कमरे में होगा जगराता, नींद पूरी होगी नहीं तो मैं दुकान जाऊंगा कैसे। मैं तो सोच रहा हूँ मैं तुम लोगों के साथ ही चलता हूँ, मम्मी जी के यहाँ सो जाऊंगा। हाँ हाँ जीजू, आपका ही घर है, चलिए। जीतू विवेक और प्रिया के साथ ही अपने ससुराल चला जाता है। रात को वहीं डिनर करके सो जाता है। अगली सुबह, अरे दामाद जी, ऐसे नहीं होता, सिर्फ 2 रोटी से किसका पेट भर जाता है। अरे नहीं मम्मी जी, विश्वास कीजिए, मेरे लिए यही बहुत हो जाएगा। मैं नाश्ता कहाँ करता हूँ। क्यों, आप नाश्ता क्यों नहीं करते? वो ईशा भाभी के बच्चों का टिफिन बनाने के लिए जल्दी उठ जाती है ना, फिर उन्हें स्कूल भेजने के बाद जब वो सोती है तो देर से उठती है। अब रोज रोज भाभी को नाश्ते के लिए बोलना मुझे ठीक नहीं लगता, तो फिर मैंने नाश्ता करना ही छोड़ दिया। कभी कभी मन तो करता है चप्पल खोलकर इस लड़की को मारो। शादी इसकी अपनी भाभी से हुई है या अपने पति से, समझ में नहीं आता। डर लगता है दूसरों का घर बनाने में एक दिन अपना घर ना डुबो ले ये। ईशा का इसी तरह चलता रहता है। वो कभी अपने दोस्तों के साथ बिजी रहती, कभी अपने ससुराल वालों के साथ, तो कभी अपनी एक्सटेंडेड से भी एक्सटेंडेड फैमिली के साथ। इसी बीच जीतू अपने काम के सिलसिले में असम जाने वाला था। देखो बेटा, दामाद जी का ना अकेले जाना मुझे ठीक नहीं लग रहा। ऊपर से बाय रोड जा रहे हैं, गाड़ी में कम से कम 2 लोग तो होने ही चाहिए। अगर झपकी वपकी लगी तो तू भी साथ चली जा। अरे नहीं नहीं मम्मी, बुआ जी की बेटी की एंगेजमेंट में मैं जाऊंगी। मैंने ड्रेस भी ले लिया है, और जीतू कोई बच्चे नहीं है, ना ही पहली बार बाहर जा रहा है। सॉरी टू से मम्मी, लेकिन तुम ना हम मियाँ बीवी के बीच में मत बुला करो। इससे क्या है ना, हम मियाँ बीवी का रिश्ता तो खराब होगा ही, माँ बेटी का रिश्ता भी खराब हो जाएगा। जीतू को भी पसंद नहीं है कि आप हमारी लाइफ में इंटरफेयर करो। अपने हस्बैंड को असम के लिए भेजकर ईशा अपनी बुआ सास की बेटी की एंगेजमेंट में चली जाती है, और वहां उसे हॉस्पिटल से फोन आता है कि जीतू की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई है। ईशा पूरी तरह टूट जाती है, पर जिंदगी तो रुकती नहीं। इस बात को 1 महीना बीत जाता है। 40 दिन बाद, देखो ईशा, दिन भर इस तरह कमरे में बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें अब उस थॉट से बाहर निकलना ही होगा। जो होना था सो हो गया। इस तरह तुम एक कोने में बैठी रहोगी तो जल्दी ही बाकी सभी के लिए बोझ बन जाओगी। कम से कम अपना काम तो कर लिया करो। कैसा काम करूं भाभी, उठने का मन ही नहीं करता। काश उस दिन मैं भी जीतू के साथ चली जाती। अच्छा, मैं क्या कह रही थी, मैं मार्केट जा रही हूँ, तो तुम ना दोपहर का खाना बना लेना और मम्मी जी को खिला देना, ठीक है? धीरे धीरे करके कामों में फिर से मन लगाओ, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। जी भाभी। स्नेहा अपने बच्चों के साथ मॉल घूमने के लिए चली जाती है। ईशा किचन में जाती है और दोपहर का खाना तैयार करती है। मम्मी जी, खाना तैयार हो गया है, परोस दूं? तेरा पापा जी का फोन आया था, वो भी आ रहे हैं, उनका भी खाना निकाल दे। तू भी हमारे साथ ही खा लेना, काफी दिनों से तूने ढंग से कुछ खाया ही नहीं। ईशा डाइनिंग टेबल पर खाना परोसती है। नमक ठीक है ना मम्मी जी?
मैंने बनाते वक्त टेस्ट नहीं किया था। यही तो बात है, पहले तो किसी चीज पर ध्यान देती नहीं। उस दिन तूने मेरे बेटे को अकेले ना भेजा होता तो आज मेरे कलेजे पर इतना बड़ा पत्थर ना पड़ता। पर तुझे तो नाच गाना करना था। ऐसी बात नहीं मम्मी जी, मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था। और वो तो हमेशा ही अकेले ड्राइव करके जाते थे। स्नेहा भाभी अपने मायके गई हुई थी, आपकी तबीयत खराब थी, बुआ जी की इकलौती बेटी की सगाई थी। अगर हम में से कोई नहीं जाता तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। खानदान की इज्जत की बात थी, इसलिए मैं चली गई। तो बचा ली ना बेटा इज्जत तूने। तुम्हारी बुआ सास ने झूठी शर्म रख के शादी की तारीख पोस्टपोन तक नहीं की कि जिस तारीख पर शादी होनी थी उसी पर हो रही है। 40 दिन नहीं हुए मेरे बेटे को गुजरे हुए और मेरी बहन के घर में ढोल नगाड़े बजेंगे। और तुम्हें उससे क्या, तुम तो खुद ही उसका हिस्सा हो। एक काम करना, जाकर शादी भी अटेंड कर लेना। ईशा फूट फूट कर रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। वो ससुराल वाले जिसके लिए उसने अपने मायके वालों को कभी तवज्जो नहीं दी थी, अब वही उसे दिन भर ताने देते थे। एक रात स्नेहा तमतमाती हुई ईशा के कमरे में आती है। तुम बार बार आकर कमरे में क्यों बैठ जाती हो ईशा? मतलब एक ही काम है क्या मेरे पास? किचन से तुम्हारे पास आऊं और तुम्हें तुम्हारा काम बताऊं? अरे मुझे अपने पति को देखना है, बच्चों को देखना है, तुम्हारे पास क्या काम है? ना साथ में पति है ना आगे कोई बच्चा। कम से कम हाथ तो हिला दिया करो। सिंक में रात के बर्तन पड़े, बर्तन धो देना, और पापा जी मम्मी जी को दूध दे देना, और बच्चों को भी दे देना। मैं जा रही हूँ सोने। ईशा झूठे बर्तन धोने के बाद अपनी जेठानी के बच्चों को गर्म दूध देती है, अपने सास ससुर को दूध देती है, और जैसे अपने कमरे में जाने लगती है उसका जेठ दरवाजे से सर पकड़े अंदर आता है। आपकी तबीयत ठीक नहीं लगती भैया, मैं कॉफी बना दूं क्या? आप बैठिए ना, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। ईशा कॉफी बनाने जाती है और उसका जेठ उसके कमरे में जाकर लेट जाता है। 5 मिनट बाद ईशा कमरे में कॉफी लेकर पहुंचती है। आप यहाँ थे भैया, मुझे लगा कहाँ चले गए। तुम्हें तकलीफ ना हो तो तुम आज अपनी भाभी के साथ सो जाओगे क्या ईशा? मैं यहीं सो जाता हूँ। वो हमारे कमरे की एसी खराब है ना, तो मेरी नींद पूरी नहीं होती। अरे इसमें पूछने की क्या बात है भैया, आप कॉफी पीकर आराम से सो जाइए, मैं दरवाजा बंद करके चली जाती हूँ। इससे पहले कि ईशा कमरे से बाहर जाती, उसकी जेठानी कमरे में आ जाती है। अपना पति चला गया तो मेरे पति पर डोरे डालने लगी क्या तुम? गिरी हुई तो तुम थी ही, पर इतनी ज्यादा इसका मुझे अंदाजा नहीं था। और तुम पति देव, तुमसे तो मैं कल सुबह बात करूंगी। बहुत हो गया तुम्हारा ईशा, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मम्मी जी और पापा जी से कहकर तुम्हें तुम्हारे मायके भिजवा कर आऊंगी मैं, वरना जिस तरह अपने घर को फूंका है मेरे भी संसार को आग लगा दोगी तुम। अगली सुबह ये बात सभी के सामने रखी जाती है। तुम्हारी बात मुझे नहीं सुननी ईशा, तुम्हारे लक्षण तो पहले से ही ऐसे है, तभी तो तुम्हारे मायके वालों ने तुमसे अब बातचीत भी बंद कर दी है। मरने के बाद भी ससुराल में जब तक लड़की के मायके से कपड़ा ना आए लड़की की अर्थी नहीं उठती, पर तुमने तो जीते जी अपने मायके वालों को पराया कर दिया। अरे जो अपनी माँ की नहीं हुई वो जेठानी की क्या होगी? मेरा रिश्ता तो मेरे बेटे से था, वो तो चला गया। अब तुम अपना देख लो ईशा, तुम्हारे चक्कर में मैं अपने दूसरे बेटे पर बोझ नहीं डाल सकती। तुम्हारा खर्चा उठाना पड़ता है उसे, ऊपर से तुम ठहरी जवान बहू का इस तरह घर पर रखना, और जब स्नेहा को शक है तब तो बिल्कुल संभव नहीं है। माफ करो मुझे। मम्मी सही कहती थी, मैं कितनी गलत थी मम्मी जी, कितनी गलत। अरे मेरे मायके वालों ने कभी मुझसे रिश्ता तोड़ा नहीं, वो तो शायद मैं ही उनकी इम्पोर्टेंस कभी समझ नहीं पाई। ईशा का मन पूरी तरह से टूट चुका था। उसने अपने मायके वालों की इतनी इंसल्ट कर दी थी कि उसे अब अपने मायके जाने की हिम्मत नहीं थी। वो अपना सामान लेकर यहाँ से वहां सड़क पर भटक रही थी कि विवेक उसे देख लेता है, उसे घर ले आता है। इस तरह अपना बैग लेकर सड़क पर क्यों भटक रही थी बेटा? तेरी माँ मर गई है क्या? इतना बड़ा इसलिए किया था मैंने तुझे कि तू अपनी हालत ऐसी बना ले। कितने साल रही तू उस घर? 2 साल। और मेरे पास कितने साल रही? पूरे 27 साल। 27 साल पाला है तुझे, तो आगे के 60 साल और पाल दूंगी। याद रखना, तेरी माँ दुनिया में रहे ना रहे, मेरा साया हमेशा तेरे साथ रहेगा। अरे फिक्र क्यों करती है तू बच्चा? हाँ दीदी, तुम बोलोगी तो मैं भी शादी नहीं करूंगी, लास्ट तक हम दोनों बहनें साथ में रहेंगे। तो फिर मैं शादी करके क्या करूंगा? पता नहीं मेरी बीवी कैसी आएगी। अगर तुम दोनों से कलेश कर लिया तो? आप मुझसे नाराज क्यों नहीं है मम्मी? और तुम दोनों कितनी बार फोन करते थे मुझे, पर मैं आती नहीं थी, और तुम आते थे मेरे घर तो मुंह बनाकर बैठ जाती थी।
गुस्सा तो हुआ था मैं, पर तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। मायका मरने तक अपना होता है और ससुराल पति रहने तक। ये बात काश मैं पहले समझ पाती। हर रिश्ते को एक बराबर इज्जत देकर चलना पड़ता है। एक तरफ इतना झुक जाना कि दूसरा रिश्ता पूरी तरह छूट जाए, ये बहुत गलत है। मुझे मायका और ससुराल साथ लेकर चलना चाहिए था। पर देख ले प्रिया, मुझसे तो गलती हो गई, पर तुझे मेरी गलती से सीखना है। धीरे धीरे वक्त गुजरता जाता है। ईशा भी अपनी लाइफ में मूव ऑन करने लगती है और 1.5 साल बाद उसके परिवार वाले उसे नया जीवन देने के लिए उसके लिए लड़के देखने शुरू कर देते हैं। अरे पायल, तू कहाँ से आ रही है? आंटी जी, मैं तो कॉलेज से आ रही हूँ। क्या कॉलेज वॉलेज जाती है? घर में रहा कर थोड़ा, देख खुद को कैसी होती जा रही है, कोई पसंद नहीं करेगा फिर। अच्छा, तो अब किसी के लिए कॉलेज जाना बंद कर दूं? तू तो बुरा मान गई। मैं तो बस ये कह रही थी कि इतना धूप में घूमेगी तो कमजोर हो जाएगी, अच्छे से खाती पीती रहा कर। मैं मम्मी को बुला देती हूँ, वही आपकी बातों को समझ पाएंगी, मेरे तो बस की बात नहीं है। हाँ हाँ बुला दे, वैसे भी उनसे ही काम है मुझे। अभी बुलाती हूँ, आप हॉल में आकर बैठ जाइए। पायल अंदर आ जाती है और अपनी माँ को गीता आंटी के बारे में बताकर अपने कमरे में चली जाती है। क्या हुआ गीता, बड़े दिनों बाद चक्कर लगाया है? अरे टाइम ही कहाँ मिलता है, अभी तो शर्मा जी के लड़के की शादी निपटा के आई हूँ। अच्छा अच्छा, और बताओ सब बढ़िया? हाँ हाँ सब ठीक, तुम बताओ, अब तो बेटी बड़ी हो गई है। अभी कहाँ, अभी तो कॉलेज ही खत्म नहीं हुआ। कॉलेज का क्या है, पढ़ाई लिखाई तो जिंदगी भर खत्म नहीं होगी। तुमने कुछ और सोचा है या नहीं? नहीं नहीं, अभी कहाँ। अरे तो कब सोचोगी? ज्यादा देर लगाओगी तो अच्छे अच्छे रिश्ते हाथ से निकल सकते हैं। अभी तो कोई रिश्ता नहीं है हाथ में, निकलेगा क्या? तभी तो। वैसे एक बहुत अच्छा रिश्ता मालूम है मुझे, शर्मा जी के यहाँ से मिला था। क्या बात कर रही हो? और क्या, इसलिए तो बिना देर किए तुम्हारे पास चली आई। अपनी पायल के लिए बहुत अच्छा लड़का है। क्या नाम है लड़के का? क्या करता है लड़का? कंपनी में मैनेजर है और एक छोटी बहन है, उसके लिए भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन पहले लड़के की करना चाहते हैं। ससुर भी सरकारी नौकरी से रिटायर है। और सास? अरे बड़ी अच्छी औरत है, पूरी शादी में इतना ध्यान रख रही थी मेरा, बहन जी ये बहन जी वो। अरे वाह, हाँ बड़े भले लोग हैं, बस एक अच्छी लड़की की तलाश में है। लेकिन अभी तो पायल का फाइनल ईयर है। अरे फाइनल तो हो जाएगा, पढ़े लिखे लोग हैं, बंद थोड़ी करवा देंगे पढ़ाई, जैसे यहाँ पढ़ रही है वैसे वहाँ पढ़ ले। फिर भी मुझे तो बड़ी जल्दीबाजी लग रही है। अच्छे रिश्तों के लिए जल्दीबाजी करनी पड़ती है, और फिर देखो एक ही तो शहर में है, पायल को थोड़ी दूर ना भेज रही हो। लगता है आप तो मन बना कर ही आई हो। देखो पायल मेरी बेटी जैसी है, मैं उसका अच्छा ही तो सोचूंगी। तो आंटी, आप अपनी बेटी की शादी करवा दीजिए ना। बेटा मैं करवा देती, लेकिन मैंने उसके लिए दूसरी जगह देख लिया है। सुनिए बहन जी, मैं उन लोगों को कल ही बुला लेती हूँ, आप शादी नहीं तो कम से कम रोका तो कर ही देना। अरे लेकिन, अरे वरे कुछ नहीं, मैं उन लोगों को कल के कल बुला रही हूँ, एक बार मिलने से क्या ही हो जाएगा। ठीक है। मम्मी आप भी? अब ठीक है, हमें भी तो ढूंढना ही है ना तेरे लिए कोई ना कोई, आज नहीं तो कल। आपसे तो कोई और उम्मीद है भी नहीं, लेकिन कम से कम मेरे एग्जाम तो खत्म होने का वेट कर लेते। बेटा पढ़ाई लिखाई के लिए जिंदगी पड़ी है, लेकिन एक बार शादी की उम्र निकल गई तो। आंटी जी, आपको नहीं लगता अब बहुत देर हो गई है आपको यहाँ बैठे बैठे? सही कहा, मुझे बड़े काम है। गुप्ता जी के बेटे के लिए लड़की देखी थी मैंने, उन्हें बता के आती हूँ, और कल तैयार रहना। हाँ हाँ आप जाइए, हम तैयार रहेंगे। अगले दिन गीता लड़के वालों को लेकर पायल के घर आ जाती है। लो आ गई ये बारात लेके। अरे शांत रह थोड़ा, लड़का देख, देखने में कितना अच्छा है। कुछ भी मम्मी, पहले खुद बोलती थी लड़कों की तरफ नहीं देखना, अब कह रही हो लड़का सुंदर है। तेरी सहेली नहीं आई तुझे तैयार करने? आ रही होगी, तब तक आप ही मिलो और बातचीत करो। ठीक है, जब बुलाओ तो चाय लेकर आ जाना। हाँ हाँ आ जाऊंगी। थोड़ी देर में पायल की सहेली निकिता भी उसके घर आ जाती है और सबसे मिलकर पायल के कमरे में आती है। वाह, बड़ा हैंडसम लड़का पकड़ा है तेरी पड़ोसन आंटी ने तो, हमारे घर वालों को तो आदमी मिल रहे हैं। यार तू भी, मुझे अभी शादी नहीं करनी। करनी किसको होती है भाई, मुझे तो शादी ना करने के ऑप्शन मिले तो मैं वही चूज करूंगी।
और क्या, अरे जिंदगी में कितनी बड़ी बड़ी चीजें हैं, शादी को करने की कोई चीज है क्या? हाँ हाँ, सही कहा। तो अब क्या करना है, चाय बनानी है या आंदोलन करना है? यार तू मजाक कर रही है, यहाँ मेरी जिंदगी का फैसला कर डालेंगे ये लोग चाय समोसा खाते खाते। ठीक है ना, कम से कम बैठ के आराम से कर रहे हैं, अपनी प्रिया की तरह नहीं कि आज पसंद कर लिया, कल सगाई और परसों शादी। हाँ यार, बड़ा बुरा हुआ उसके साथ, बॉयफ्रेंड भी नहीं मिला और करियर भी बनाने नहीं दिया घर वालों ने। फिर भी उसके स्टेटस देखे तूने, बेस्ट हबी इन द वर्ल्ड। ठीक है, अब जल्दी से तैयार कर दे यार, मम्मी कभी भी आवाज लगा देंगी। हाँ हाँ, कपड़े बदल कर आ। निकिता पायल को बड़े ही सुंदर तरीके से सजा देती है और थोड़ी देर में पायल सबके लिए चाय नाश्ता लेकर बाहर आती है। देखिए बहन जी, ये हमारी बेटी पायल है, पढ़ाई में होशियार, घर के कामों में जोरदार और दिखने में तो है ही धमाकेदार। ये कैसा लॉन्च कर रही है तुझे, कोई गाड़ी वाड़ी है क्या तू? अभी फंक्शंस भी बताएंगे क्या? इनको तो किसी दिन बड़े अच्छे से सबक सिखाऊंगी। वो देख, जीजा जी की नजर हट नहीं रही तेरे ऊपर से तो। चुप रहना कुछ देर। हमें तो लड़की बड़ी पसंद आ रही है। बेटा नीलेश, तुम्हें कुछ बात करनी हो तो कर लो। हाँ क्यों नहीं, पायल जाओ नीलेश को अपना कमरा दिखाओ। चलिए। नीलेश पायल के पीछे पीछे चल पड़ता है और दोनों कमरे में आ जाते हैं। वैसे आपको शादी करने का मन तो है ना? मम्मी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, फिर शादी क्या चीज है? पापा की बात बड़ी मुश्किलों से पाला है उन्होंने, तो उनकी हर बात मानना ही ठीक है। आपकी सादगी देखकर तो मैं इम्प्रेस हुआ। सच में, जब से आपको देखा है नजर ही नहीं हटती है। मुझे तो आप पसंद है। बाकी आपको कुछ और बात करनी है तो बताइए। अभी मेरे 2 सेमेस्टर बाकी है, मुझे पढ़ाई करनी है। हाँ तो उसमें क्या दिक्कत है? अब हमारे घर में कोई छोटा बच्चा तो है नहीं जो आपको परेशान करेगा। आप आराम से पढ़ाई करना। ठीक है। पायल और नीलेश एक दूसरे को शादी के लिए हाँ कर देते हैं और कुछ ही दिनों में पायल बहू बनकर अपने ससुराल आ जाती है। बहू, अब कुछ दिन तक तो तुम्हारी मुंह दिखाई चलती रहेगी, तो अभी साड़ी ही पहनना, बाद में सूट वगैरह पहनना। जी मम्मी जी। भाभी ये क्या है? अरे ये मेरा कॉलेज बैग है, अब कॉलेज आना जाना तो यहीं से होगा ना? हाँ हाँ वो तो है। तो आप इस सूटकेस में क्या लाई हैं? इसमें तो मेरी किताबें हैं। पढ़ाई में बड़ा मन है आपका? और क्या, वो तो मम्मी जिद ना करती तो मैं शादी ही ना करती। कीर्ति, अब तू बहू को परेशान मत कर। बहू तू जा कमरे में आराम कर, शाम को किचन विचन का काम समझ लेना। जी मम्मी जी। पायल अपने कमरे में आ जाती है और यहाँ वहाँ देखने लगती है। क्या देख रही हो? कमरा अच्छा नहीं लगा क्या? अच्छा है, कमरा तो काफी अच्छा है। तो फिर क्या हुआ? वो मैं अपनी किताबें कहाँ रखूं? अरे किताबें रख दो ना कीर्ति के कमरे में। तो वहां जाकर पढ़ाई करूंगी क्या? हाँ तो क्या रात भर पढ़ाई करती रहोगी? जब पढ़ना हो उसके कमरे में जाकर पढ़ लेना। तुम्हारे बहाने से वो भी पढ़ाई में लगी रहेगी। अच्छा ठीक है। वैसे भी अभी ही किताबें रखने जाओगी क्या? कल रख लेना आराम से, अभी आराम करो। ठीक है। अगले दिन पायल किताबें अपनी ननद के कमरे में जमाने पहुंच जाती है और ये देखकर कीर्ति कहती है, भाभी भैया के कमरे में आपकी किताबों के लिए जगह नहीं है? नहीं ऐसा नहीं है, उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ ही पढ़ाई कर लूं। वो तो ठीक है, लेकिन मेरा पढ़ाई का रूटीन थोड़ा अलग है। अलग क्या है? जब आप पढ़ने बैठेंगी तब मैं भी बैठ जाऊंगी। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, बस आपको कोई परेशानी ना हो। नहीं होगी। पायल अपनी ननद के कमरे में ही पढ़ाई करना शुरू कर देती है। बहू, ओ बहू। जी मम्मी जी। क्या कर रही है बहू, कहाँ है? मम्मी जी पढ़ाई कर रही हूँ, कुछ काम है क्या? बहू, बाहर आजा किचन में। आई मम्मी जी। पायल किचन में आती है तो उसकी सास धीमे से कहती है, क्या बहू, तू भी कभी भी पढ़ने बैठ जाती है? शाम के टाइम लोगों का आना जाना लगा रहता है। अब देख इनके दोस्त आए हुए हैं, चाय नाश्ता तो बना दे। जी मम्मी जी, अभी बनाती हूँ। पायल चाय नाश्ता बनाने में लग जाती है कि तभी उसकी सहेली निकिता उसे फोन करती है। और मैडम, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? ससुराल में सब सही है ना? क्या सही यार, जब से आई हूँ 1 यूनिट भी पूरा नहीं हुआ। तू बता कैसे फोन किया? अरे एग्जाम फॉर्म आ गए हैं, भर दे, अगले हफ्ते से तो एग्जाम भी शुरू हो जाएंगे। क्या? मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा। हाँ हाँ, पति के प्यार में क्यों ध्यान होगा। चुप रहे यार, कुछ भी मत बोल, मुझे तो टेंशन हो रही है, ये सेमेस्टर खराब हो गया तो। कुछ नहीं होगा, तू आराम से पढ़ाई कर। चल रखती हूँ, कॉलेज में मिलेंगे। ठीक है, बाय। बहू, कितनी देर लग रही है? ला रही हूँ मम्मी जी, बस हो गया। पायल चाय नाश्ता लेकर बाहर आती है
और जब तक ससुर जी के दोस्त बैठे हुए थे, कुछ न कुछ खाने के लिए उसे बनाना ही पड़ रहा था। देर रात फ्री होकर वो पढ़ाई करने बैठी ही थी कि नीलेश ने उसे आवाज लगाना शुरू कर दिया। पायल, पायल। हाँ, क्या हुआ? यार मेरी शर्ट प्रेस कर दो ना, सुबह पहनना है। सुबह कर दूंगी, अभी पढ़ाई कर रही हूँ। पढ़ाई सुबह कर लेना, सुबह अच्छा दिमाग चलता है। नीलेश, मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं। अरे यार तुम खूब पढ़ो, लेकिन मेरा पहले काम तो कर दो। ठीक है, आ रही हूँ। पायल को थक हार कर जाना ही पड़ता है और नीलेश के काम निपटा कर वो पढ़ने बैठ जाती है। भाभी, कितनी देर और? अब मुझे नींद आ रही है, आप लाइट बंद करो ना। बस थोड़ा और, आप हॉल में बैठकर पढ़ाई कर लो। ठीक है। हाँ। पायल अपनी किताबें उठाकर हॉल में आ जाती है और उसी वक्त ससुर जी भी निकल पड़ते हैं। अरे बहू, अभी तक जाग रही हो? पापा जी, पढ़ाई करनी है मुझे। लेकिन बहू, ये तो मेरा पुराने गाने सुनने का समय है टीवी पर। ठीक है पापा जी, आप टीवी चला लीजिए, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। पायल अपने कमरे में आ जाती है और किताबें एक तरफ रखकर बस सोने चली जाती है। अगली सुबह से वो फिर काम में लगती है। पढ़ाई के लिए मुश्किल से उसे आधा घंटा भी नहीं मिल पाता। बस कल से एग्जाम शुरू हो जाएंगे, पढ़ाई का कुछ भी होश नहीं है, पता नहीं क्या होगा। अरे दही शक्कर खाकर जा बहू, तू सब सही होगा। हाँ, अब तो दही शक्कर पर ही भरोसा है। पायल की परीक्षाएं शुरू होकर खत्म हो जाती है और रिजल्ट आ जाता है। क्या हुआ भाभी, आपका दिमाग खराब क्यों है? पास नहीं हुई क्या? बस पास ही हो पाई हूँ। हाँ, तो इसमें क्या टेंशन लेना। आप नहीं समझोगी ननद जी, पूरी जिंदगी में इससे बुरे नंबर नहीं आए मेरे। कोई बात नहीं, अभी तो एक सेमेस्टर और है। यही अब लास्ट सेमेस्टर है और मैंने सोच लिया है। क्या सोच लिया है आपने? रात को खाने पर बताऊंगी। रात को सभी लोग खाने की टेबल पर बैठे हुए थे। उसी वक्त पायल ने ऐलान किया। मम्मी जी, पापा जी, नीलेश, ननद जी। क्या हुआ बहू, बड़ी सीरियस है? हाँ मम्मी जी, बहुत सीरियस मुद्दा है। ऐसा भी क्या हुआ, तुम फेल हो गई क्या? नहीं, मैं फेल होते हुए बच गई और अब मैंने डिसाइड किया है अपना लास्ट सेमेस्टर मायके में रहकर खत्म करूंगी। क्या? कब है तेरी अगली परीक्षा? अब परीक्षा 6 महीने बाद। तो तू 6 महीने के लिए मायके जाएगी? जी मम्मी जी। और मम्मी अकेले रहेंगी क्या? इतना सारा काम होता है, तुम इतने टाइम के लिए तो नहीं जा सकती। एक ही सेमेस्टर की बात है, फिर डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। नहीं नहीं, मम्मी को अकेले इतना कुछ करने नहीं दूंगा। हाँ बहू, अब तो सहारे की आदत हो गई है, वैसे भी तू यहाँ रहकर पढ़ाई कर सकती है। हाँ, यहाँ क्या परेशानी हो रही है? वही तो, पढ़ने वाले तो कहीं भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, पढ़ने वाले कहीं भी पढ़ लेते हैं तो मैं भी पढ़ ही लूंगी। अगले दिन से पायल अपनी किताब लेकर ही घर के सारे कामों में लग जाती है। देखा बहू, हो रही है ना पढ़ाई? जी मम्मी जी। ठीक है बहू, चाय नाश्ता ले आ। अभी लाई मम्मी जी। पायल सबको चाय नाश्ता ला कर देती है और एक घूंट चाय पीते ही सबका मुंह बन जाता है। अरे ये क्या है, नमक का पानी है क्या? बहू, ये क्या किया, चाय में नमक और पोहा में शक्कर है। ओह सॉरी सॉरी मम्मी जी, वो मुझे ध्यान ही नहीं रहा पढ़ाई के चक्कर में। लाइए मैं दोबारा नाश्ता बना देती हूँ। हाँ बहू, लेकिन ध्यान से। जी मम्मी जी। पायल इस बार मैगी बनाकर लाती है और सबको देती है। ओ भाभी, इतनी मिर्च, सारी लाल मिर्च क्या आज ही डाल दी? उप्स, अब मैं दोबारा कुछ बना दूं? नहीं नहीं बहू, आज बाहर से मंगवा लेंगे, तू साफ सफाई कर ले। ठीक है। पायल पढ़ाई करते हुए पोछा करती है। अरे बहू, देखो ना, यहाँ अखबार पढ़ रहा हूँ, तुमने सारी धूल मिट्टी मेरे ऊपर ही कर दी। पापा जी, वो मेरा ध्यान किताब में था, आप साइड हो जाइए। बहू, कितने टाइम से पोछा खत्म नहीं हो रहा तेरा? मम्मी जी, पढ़ाई करते करते स्पीड थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन मैं सब कर दूंगी। ठीक है, फिर खाना भी बनाना है। हाँ, बना दूंगी। अरे पायल, मेरी शर्ट प्रेस कर दो ना। अभी आई। पायल किताब के साथ ही नीलेश के कपड़े प्रेस करने जाती है और थोड़ी ही देर में नीलेश उसके पास आकर कहता है। अरे अरे, ये क्या कर दिया, शर्ट जला दी, मेरी फेवरेट शर्ट। माफ करना नीलेश जी, आप कुछ और पहन लीजिए, मुझे अभी काम करना है, खाना बनाना है। जाओ तुम। पायल खाना बनाने किचन में आ जाती है और सबको दोपहर में जली हुई सब्जी के साथ कड़क रोटियां मिलती है। बहू, आज का खाना कुछ अलग नहीं है। मम्मी जी, अब कुछ दिन एडजस्ट कर लीजिए, पढ़ाई के साथ सब मैनेज करना होता है ना। ठीक है, करते हैं, तू पढ़ाई कर। पायल अब घर के कामों के साथ साथ ही पढ़ाई करती रहती है और एक दिन गीता आंटी उसके घर आती है। अरे वाह, पोछा लगा रही है बेटा, लेकिन किताब क्यों पकड़े हैं? आंटी जी, एग्जाम है ना मेरे, इसलिए पढ़ाई करती रहती हूँ।
बहू, चाय तो बना कर ले आ और थोड़ा ध्यान से बनाना। जी मम्मी जी। पायल चाय बनाने जाती है और इस बार वो देखकर ही शक्कर डालती है। लीजिए आंटी जी चाय। सब सही है ना? हाँ मम्मी जी, सब सही है, टेंशन मत लीजिए। गीता चाय पीती है और एक घूंट पीते ही कुल्ला कर देती है। क्या हुआ आंटी जी? तुम लोग छाछ में चाय कब से बनाने लगे हो? बहू। मम्मी जी, कीर्ति को बोल चाय बनाने। जी मम्मी जी। पायल अपनी ननद के पास आती है और चाय बनाने का बोलती है। ननद जी, चाय बना दीजिए। मैं बना दूंगी, लेकिन आप ये देखना कि ये स्ट्रेनर ज्यादा गर्म ना हो। ठीक है। कृति स्विच चालू करके वहां से चली जाती है। तभी पायल की सहेली का फोन आता है। अरे, अब कैसी चल रही है पढ़ाई? अब तो सब सही है, पूरा दिन पढ़ाई करती हूँ। वैसे भी पढ़ने वाले कहीं भी पढ़ लेते हैं। हैं? कुछ भी बोल रही है? कुछ भी नहीं, चल रखती हूँ, मुझे पढ़ना है। पायल फोन पर बात कर ही रही होती है कि थोड़ी ही देर में घर में धुएं की महक आने लगती है। ओह भाभी, वो देखो, स्ट्रेनर के बीच में अखबार चल गए। ओहो, देख ही नहीं पाई। भाभी, एक ही काम कर लो आप, या तो पढ़ाई कर लो या काम कर लो। नहीं नहीं, आप मुझे काम मत समझिए, पढ़ाई करने वाले कहीं भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, अच्छा हुआ स्ट्रेनर नहीं जला, नहीं तो शाम को शादी में कैसी लगती मैं। शाम को सभी लोग तैयार होकर शादी में जाने के लिए निकलने की तैयारी कर रहे थे। बहू, जल्दी आ जा। आई मम्मी जी। पायल बाहर आती है तो सब उसे बस देखकर दंग रह जाते हैं। बहू, आईने की जगह किताब में देख रही थी क्या? ये क्या है? भाभी, 2 तरह की आई शेडो, और ये क्या है? लिपस्टिक, वो भी हरे रंग की। हे भगवान, ऐसे जाओगी आप तो लोग हंसने वाले हैं हम पर। और ये किताब तो छोड़ दो। नहीं नहीं, किताब कैसे छोड़ दूं? अभी तो वहां जाकर पढ़ना है ना, टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। जाओ, सही से तैयार होकर आओ, फिर चलेंगे हम। अब जाएंगे, लेकिन शादी में नहीं। मतलब पहले तू बहू को उसके मायके छोड़कर आ। बहू, तू आराम से एग्जाम देकर आ, उसके बाद ससुराल आना। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं करूंगी, पढ़ाई यहीं पर करूंगी मैं। बहू, ये मेरा ऑर्डर है। नीलेश, अभी बहू को घर छोड़कर आ और रिजल्ट आने तक लेने मत जाना। तू आराम से पढ़ना बहू। ठीक है मम्मी जी, जैसी आपकी मर्जी। नीलेश पायल को लेकर उसके मायके छोड़ आता है और पायल आराम से अपनी पढ़ाई में लग जाती है।